इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब चारों तरफ एक अनजान वायरस फैल चुका था। इस वायरस का एंटीडोट तो वैज्ञानिक अभी भी बनाने में नाकामयाब रहे थे, जिससे कि कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे होते हैं। पर यह वो समय था जब टेक्नोलॉजी उस लेवल पर आ गई थी कि इंसान अपनी तरह एक ह्यूमन साइबॉर्ग बना सकते थे। ये साइबॉर्ग्स एक एडवांस रोबोट होते हैं जो इंसानों की तरह ही दिखते थे, लेकिन इनके अंदर एबिलिटीज थी कि इंसान जो काम नहीं कर पाते उन्हें ये बड़ी आसानी से कर देते। इन सारे साइबॉर्ग रोबोट का यूज एक समय के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। मिलिट्री ऑफिसर्स तो साइबॉर्ग्स को वॉर में भी यूज करने लगे दुश्मनों के खिलाफ। अब हमें यहाँ पर पर्ल नाम की एक लेडी और उसका एक साथी दिखाया जाता है जो किसी से बचते हुए वहाँ से भाग रहे थे। तब जाकर हमें पता चला कि फेंडर नाम का एक गैंगस्टर अपनी पूरी टीम के साथ उसका पीछा कर रहा है। फेंडर के लोगों ने तो परमिशन मिलने के बाद पॉल के एक साथी को जान से मार दिया था। पॉल फिर भी अपनी जान बचाकर वहाँ से कहीं दूर जा रही होती है। यहाँ पर अभी राज रिवील होता है कि पॉल कोई इंसान नहीं बल्कि वो तो एक साइबॉर्ग रोबोट है। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों ने अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बाद वायरस का एंटीडोट बहुत ही कम मात्रा में बना दिया था और अब पॉल को किसी भी हालत में अटलांटा के एक डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि वायरस के एंटीडोट का फॉर्मूला पॉल के हार्ड ड्राइव में मौजूद है। और जब ये सारी चीजें फेंडर को पता चली तो वो ये हार्ड ड्राइव चुराना चाहता था, इसीलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि मुझे वो साइबॉर्ग चाहिए। तब से ही वो सारे लोग पॉल का पीछा करते जा रहे थे। हालांकि पॉल जो एक रोबोट थी वो अपनी जान तो बचाती है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो टिक ही नहीं पाती। सभी लोग उसे पकड़ने तो आ गए थे, लेकिन तभी गिब्सन नाम का एक आदमी उस जगह पर आकर फेंडर के सारे लोगों को मारने लगा था। दरअसल गिब्सन एक स्ट्रीट फाइटर होता है जो बुरे लोगों को सबक सिखाता था, और उसने जब देखा कि ये सारी गैंगस्टर्स एक लेडी को परेशान कर रहे हैं तब वो उन सभी को बिना जाने बहुत ही ज्यादा मारने लगा। उसने तो कई सारे गैंग मेंबर्स को एक ही बार में खत्म कर दिया था। लेकिन फेंडर और उसके कुछ बहादुर साथियों को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो गिब्सन के पास आ चुके थे उससे फाइट करने के लिए। गिब्सन भले ही कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फेंडर और उसके कुछ स्पेशल वॉरियर्स के सामने वो टिक ही नहीं पा रहा था। वो सभी तो गिब्सन को उठाकर कहीं दूर फेंक देते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो गया। और अब फेंडर के वो सारे फाइटर्स पॉल को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फेंडर काफी खुश हो रहा था कि उसे अब वायरस का एंटीडोट मिलने के कारण वो कितना भी एंटीडोट बना सकता है और उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर काफी पैसे भी कमा सकता है। यही विजन लेकर पॉल और अपने सभी साथियों के साथ एक नाव पर बैठ गया जो कि अपने सीक्रेट प्लेस की तरफ चले जाएगा। गिब्सन को जब होश आया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो एक लेडी को नहीं बचा सका और इतने लोगों से हार गया। पर वो डिसाइड करता है कि वो फेंडर और उसके बहादुर वॉरियर्स को एक बार जरूर हराएगा। गिब्सन ने देखा कि फेंडर के लोगों ने उसकी पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। गिब्सन जैसे ही ये सारी चीजें देख रहा था तभी पीछे से एक शैडो आती है। उसे लग रहा था कि शायद ये फेंडर के ही लोग होंगे जो अभी भी उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। गिब्सन ने तुरंत ही उस शैडो की तरफ फायर कर दिया। वहाँ पर जो भी मौजूद था उसे थोड़ी चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो गए। गिब्सन जैसे ही वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ नेडी नाम की एक लेडी मौजूद थी जो कि इन्हीं सिटीज में रहा करती थी और फेंडर के लोगों से बचकर छुपी हुई होती है। यहाँ पर गिब्सन को कुछ देखकर याद आता है कि कुछ समय पहले वो लोगों की मदद करता था कुछ पैसे लेकर, जिसमें कि वो सही सलामत उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर चले जाए। ऐसे ही उसने कई सारे फैमिली मेंबर्स को न्यूयॉर्क पहुंचाया था। थोड़े समय के बाद जब नेडी होश में आती है तो उसने गिब्सन से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज मेरी दोस्त पर्ल को बचा लो, वो सभी लोग उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन गिब्सन सोच रहा होता है कि इसमें उसका क्या फायदा, उसे तो लोग पैसे देते हैं मिशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन फिर भी गिब्सन इंसानियत के तौर पर नेडी की बातें सुनता है और उसके साथ जाने लगता है। हालांकि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो उसकी मिशन में मदद करेगा कि नहीं। गिब्सन अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो नेडी की मदद करेगा पर्ल को बचाने के लिए। इसलिए वो दोनों लगातार उसी रास्ते पर बढ़ने लगे थे जहाँ फेंडर और उसके सभी साथी गए होते हैं। चलते चलते वो दोनों एक छोटे से टाउन में आ जाते हैं। अच्छी बात तो ये थी कि उस टाउन के अंदर गिब्सन का एक साथी भी रहता था जिसका नाम मेज होता है। गिब्सन ने उसे सारी बातें पूछी कि आखिर फेंडर और उसके सारे लोग कहाँ गए होंगे। तब जाकर मेज फेंडर की एक बहुत ही बड़े अड्डे के बारे में बताता है जो कि नदी के दूसरी तरफ मौजूद था। इस बात से गिब्सन और मेज को इतना तो कंफर्म हो जाता है कि शायद वो सभी लोग पर्ल को नाव की मदद से दूर लेकर गए होंगे और इस समय उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता था। लेकिन फिर भी गिब्सन मेज से वो सारे मैप लेकर चल पड़ता है उन्हें ढूंढने के लिए। रास्ते में गिब्सन और नेडी एक फॉरेस्ट के इलाके से आगे बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन तभी गिब्सन ने नोटिस कर लिया कि कई सारे स्नाइपर्स उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो तो जल्द से जल्द फॉरेस्ट के अंदर जाकर छुप जाता है और नेडी को भी हाइड होने के लिए कहता है। देखने से लग रहा था कि ये सारे लोग भी फेंडर के
के लिए ही काम करते हैं और फॉरेस्ट में आने जाने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करके सारे सामान चोरी कर लेते थे। यहाँ कुछ सोल्जर्स ने जैसे ही उन्हें नोटिस किया तो वो नीचे आ गए अपनी गन लेकर उन्हें पकड़ने के लिए। पर जिप्सन तो छुपने में बहुत ज्यादा माहिर होता है, उसने तो चालाकी से दोनों सोल्जर्स को ही खत्म कर दिया। एक समय पर नेडी को लगने लगा कि उन लोगों ने पॉल को यहीं पर छुपा कर रखा होगा, इसीलिए वो उनके सीक्रेट बेस के अंदर घुस गई और सामने आने वाले सोल्जर्स को मारने लगी होती है। पर शायद नेडी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, इसीलिए वो बिना बैकअप के आगे बढ़ने लगी। और होना क्या था, उन सारे गैंगस्टर्स ने नेडी को पकड़ लिया होता है। वो तो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश भी कर रही थी, पर ऐसा हो नहीं पाता। जिप्सन भी अब किसी भी हालत में ऊपर की तरफ आ गया था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता ओपन फायर करने के सिवा, क्योंकि नेडी की जान तो अब खतरे में है। उसने तुरंत ही अपनी गन निकाली और वहां मौजूद सारी गैंगस्टर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। जिप्सन तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग में भी काफी माहिर होता है और उसने अकेले ही आधे से ज्यादा सिपाहियों को खत्म कर दिया। नेडी भी अब वहां से आजाद हो जाती है और वो जिप्सन की मदद करने लगी थी सोल्जर्स को खत्म करने में। दोनों ही एक परफेक्ट टीम की तरह काम कर रहे थे जो बहुत जल्दी सोल्जर्स को हरा देते हैं। नेडी इसलिए थोड़ा सा नाराज हो गई थी क्योंकि इस जगह पर भी उसे अपनी दोस्त पॉल नहीं दिखाई देती, यानी कि उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। अब अपने फ्रेंड द्वारा बताए गए मैप की वजह से जिप्सन और नेडी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां से कोई बोट दिखाई तो नहीं दे रही थी और अब उन्हें इतना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। उस समय काफी ज्यादा रात होने वाली थी, इसीलिए नेडी ने डिसाइड किया कि हम एक रात यहीं पर गुजारेंगे। नेडी तो बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो नहाने चली जाती है पानी के अंदर। जिप्सन भी वहां जाकर पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है। अब रात होने के बाद वो दोनों बॉन फायर के सामने बैठे हुए थे। नेडी यहाँ पर जिप्सन को थैंक यू कह रही होती है कि वो उसके इस सफर में मदद करने आ गया। नेडी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो जिप्सन को अपने आप को सौंप देती है। लेकिन जिप्सन इतना भी बेकार आदमी नहीं था, वो तो नेडी के पास जाकर उससे कपड़े वापस पहना देता है क्योंकि शायद वो किसी और से प्यार करता था। तभी हमें जिप्सन का एक विजन दिखाया जाता है जिसमें कि वो कुछ समय पहले एक फैमिली जो कि उसे न्यूयॉर्क छोड़ने के लिए कह रही थी, उनके साथ मिलकर काम करता था और उसे बहुत ही कम समय में उस फैमिली के एक सीनियर मेंबर से प्यार हो गया होता है। पर आखिर उन फैमिलीज के साथ हुआ क्या, ये तो हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। जिप्सन जब सोया हुआ था तभी उसे एक बुरा सपना आता है। उसने नोटिस किया कि फेंडर के कई सारे सिपाही उसके ऊपर नजर रख रहे हैं और वो लगातार उन्हें देखकर हंस रहे थे और फिर बाद में वो दोनों को जान से मार देते हैं। ये बुरा सपना देखते ही जिप्सन उठ गया था। उसे तो एक समय पर लग रहा था कि ये रियलिटी में हो रहा है, पर अब सुबह होने के बाद जिप्सन और नेडी अपने आगे के सफर के लिए रेडी होने लगते हैं। वो चारों तरफ बोट के ऊपर नजर रख रहे थे कि आखिर इनमें से कौन से फेंडर के लोगों का हो सकता है। लेकिन यहाँ कई घंटों तक वेट करने के बाद जिप्सन और नेडी को वो बोट दिखी जाती है जो कि फेंडर की थी। वो दोनों तो लगातार अब फेंडर की बोट का पीछा करने लगे थे जो एक बहुत ही बड़े और साइलेंस इंडस्ट्रियल एरिया में लेकर आ जाता है। वो दोनों भी जल्द से जल्द एक छोटी नाव की मदद से वहाँ पर पहुँच गए थे। नेडी जो कि चोरी चुपके अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर उसे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि फेंडर के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वो तो ठीक उसके पीछे ही खड़े थे। नेडी को भी थोड़ी देर बाद ये पता चल गया होता है और अब वो सारे सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात पता चलते ही जिप्सन भी अपने वेपन्स लेकर आ गया था जो उनके ऊपर फायर करने लगता है। जिप्सन जरा भी नहीं देख रहा था कि सामने आने वाला कौन है। उसे पता होता है कि अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो उसकी जान चली जाएगी, इसीलिए जिप्सन ने सामने आने वाले सभी सिपाहियों को मार दिया। लेकिन कुछ ही समय में वहाँ फेंडर की एंट्री होती है। फेंडर तो जिप्सन से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और उसने तो अपनी गन की मदद से जिप्सन को हाथ पे गोली मार दी। जिप्सन काफी घायल हो जाता है, इसीलिए वो फेंडर से दूर भागने लगा था। लगातार उस इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रेवल करते हुए आखिरकार जिप्सन पर्ल के पास पहुंच जाता है। पर्ल वही साइबॉर्ग वाली लड़की थी जिसे कि वो दोनों यहाँ पर बचाने आए थे। लेकिन पता नहीं क्यों पर्ल जिप्सन से कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग इनफ और बहादुर नहीं हो जो मुझे अटलांटा पहुंचा सके। जिप्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर्ल को बचाना चाहा, पर अब तो वो मना कर रही है हमारे साथ जाने के लिए। जिप्सन के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए वो घायल पड़ी हुई नेडी को उठा लेता है और उस फैसिलिटी से कहीं दूर भागने लगता है। वो तो पास ही में मौजूद एक मैन होल के अंदर चला गया जहाँ पर वो दोनों सेफ रहेंगे। पर एक सिपाही उन्हें वहाँ पर अंदर घुसते हुए देख लेता है जो कि साइज में काफी बड़ा और भयानक था। वो भी अंदर घुस गया होता है जिप्सन को जान से मारने के लिए, लेकिन जिप्सन उसके लिए पहले से ही तैयार था जो कि ऊपर छुपा हुआ होता है। सिपाही जैसे ही नीचे की तरफ आया तभी वो ऊपर की तरफ किसी की परछाई को देखता है और अब होना क्या था, जिप्सन ने अपना वेपन निकाला और उस सिपाही को जान से मार दिया। जिप्सन तो अब लगातार उसी मैनहोल से ट्रेवल करते हुए घायल पड़ी हुई नेडी को सही सलामत बाहर भी निकाल देता है।
है। लेकिन शायद जिप्सन और नेडी की नसीब इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहां से बाहर निकलने के बावजूद भी फेंडर के कई सारे सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। गिब्सन तो नेडी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इस हालत में उन सिपाहियों से नहीं लड़ सकते। पर अब सिपाहियों के वहां आ जाने के कारण जिप्सन को मजबूरी में लड़ाई करनी ही पड़ती है। उसने तो फेंडर के कई सारे आदमियों को मारना भी स्टार्ट किया, लेकिन उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। वो एक सोल्जर को मारता तो पीछे से कोई दूसरा सोल्जर उसे घायल कर देता। इन्हीं चीजों के कारण गिब्सन काफी घायल होकर नीचे गिर जाता है। नेडी भी यहाँ पर बहुत कोशिश कर रही थी और एक फीमेल फाइटर को हराने की कोशिश करती है। उसने तो फीमेल फाइटर को काफी घायल भी कर दिया और उसका हाथ ही काट दिया, पर आखिर में नेडी भी बहुत ज्यादा मार खाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब उस जगह पर थोड़ी ही देर के अंदर फेंडर आ चुका था। फेंडर के सामने गिब्सन होता है, जो उसे कॉम्बैट फाइटिंग में चैलेंज कर रहा था, पर उसे पता नहीं होता कि फेंडर उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। गिब्सन का एक भी वार फेंडर को लगता ही नहीं और वो तो गिब्सन को मारते हुए लगातार पीछे ढकेलता जा रहा था। आखिरकार फेंडर के कब्जे में वो दोनों आ चुके होते हैं। थोड़ी देर के बाद फेंडर अपने लोगों के साथ अपनी अड्डी पर आ गया था, जिन्होंने तो अब गिब्सन को बांध कर रख दिया होता है। शायद वो उसे थोड़े टाइम में जान से मारने वाले थे। अब यहाँ जिप्सन एक लड़की को देखता है जो फेंडर के ग्रुप में काम करती थी, और उसे नोटिस करने पर गिब्सन को कुछ याद आने लगा। ये तब की बात होती है जब गिब्सन की एक फैमिली हुआ करती थी। हालांकि ये उसकी रियल फैमिली नहीं होती, बल्कि ये वही लोग थे जिन्हों की न्यूयॉर्क जाना था और गिब्सन पैसों के बदले इनका काम कर रहा होता है। लेकिन जितना भी समय गिब्सन ने उन फैमिली वालों के साथ बिताया, उतने में उनके साथ गिब्सन को अटैचमेंट हो जाती है और वो तो हमेशा उनके साथ ही रहने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब फेंडर के कई सारे लोग उनकी फैमिली के ऊपर टूट पड़ते हैं। गिब्सन को इतना याद आ रहा था कि फेंडर के कुछ लोग उसे, उसकी वाइफ और एक बच्चे को ऊपर से नीचे गिरा रहे थे। उस लेडी की एक दूसरी भी बेटी मौजूद होती है जिसका नाम हेली था। फेंडर के लोग तो हेली को उस गुफा से बाहर मौजूद रखते हैं और वहीं दूसरी तरफ गिब्सन, उसकी वाइफ और एक दूसरी छोटी बच्ची को ऊपर से नीचे गिराने के लिए रस्सी बांध देते हैं। दरअसल ये सारी चीजें वो लोग गिब्सन को टॉर्चर करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि गिब्सन भी पहले उनके ही ग्रुप में काम करता था, लेकिन उसने बुरे काम करना छोड़ दिया और उनके ग्रुप से बाहर हो गया। अब गिब्सन के पास तो उनके ग्रुप के बहुत सारे सीक्रेट्स मौजूद होते हैं, इसीलिए फेंडर ने अपने आदमियों से कह दिया कि उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दो। अब यहाँ गिब्सन, उसकी वाइफ और छोटी बेटी को जिस रस्सी से बांधा गया था उसे उन्होंने दूसरी बेटी हेली के हाथ में दे दिया होता है। फेंडर के लोग कह रहे थे कि जब तक तुम इस रस्सी को नहीं छोड़ोगी तब तक तुम्हारी फैमिली वालों की जान बची रहेगी, पर उस रस्सी के ऊपर बहुत ही ज्यादा नुकीले कीले लगी हुई थी, जिससे कि हेली नाम की वो छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है और अब वो उनका वेट संभाल ही नहीं पाती, जिससे कि वो तीनों लगातार नीचे गिरने लगते हैं। हेली बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद फेंडर के लोगों ने हेली का क्या किया हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन थोड़े समय में हमें दिखाया गया कि उस गुफा के अंदर से गिब्सन बाहर निकल रहा है, यानी कि वो कैसे भी उस हमले में बच गया, लेकिन उसकी वाइफ और छोटी बेटी मारी जाती है। इस बात का दुख उसे आज तक था और वो फेंडर से इसका बदला जरूर लेना चाहता था। अब यहाँ गिब्सन होश में आ जाता है, तब जाकर गिब्सन को रियलाइज हुआ कि जिस लड़की को वो फेंडर के ग्रुप में देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हेली है, जिसे कि कई साल पहले फेंडर ने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया होता है। लेकिन हेली तो गिब्सन को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही थी। गिब्सन के दिमाग में ये सारी बातें घूमने लगती हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। गिब्सन यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस जगह से बाहर निकलने के लिए, लेकिन यहाँ फेंडर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और गिब्सन को अपने सारे आदमियों के हवाले छोड़ देता है। फेंडर तो फिलहाल के लिए पॉल को लेकर टाउन वाले इलाके में चला गया था, जहां पर वो वायरस का एंटीडोट एक्सट्रैक्ट करेगा। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हेली कहीं न कहीं नेडी की मदद कर रही थी छुड़ाने के लिए। नेडी भी आजाद होकर तुरंत ही गिब्सन के पास आ जाती है और उसने वहां पर मौजूद कुछ गार्ड्स को मारकर उसे छुड़ा भी लिया था। दोनों का पता चल जाता है कि फेंडर कहाँ जा रहा है, इसीलिए अब गिब्सन और नेडी भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वायरस का एंटीडोट एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। नेडी और गिब्सन ने सारे प्लान बना लिए होते हैं कि वो कैसे हमला करेंगे, इसीलिए वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। थोड़े समय में जब फेंडर अपने साथियों के साथ वहां पर आता है, तभी गिब्सन उसके ऊपर एक एरो चला दे रहा था। वो एरो फेंडर को लगता नहीं बल्कि सामने जाकर गिर जाता है। अब ये देखते हुए फेंडर काफी गुस्सा हो गया और अपने सभी आदमियों से कह दिया होता है कि तुम सभी जाकर गिब्सन को जान से मार दो। गिब्सन अब अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके सभी से लड़ने चला जाता है। उसके हाथ में 2 नाइफ मौजूद थी, जिससे कि वो लगातार सभी को स्टैब करता जा रहा था। कोई भी गिब्सन के सामने टिक ही नहीं पाता, क्योंकि उसे सपोर्ट देने के लिए नेडी भी मौजूद थी। नेडी तो फिलहाल
फिलहाल के लिए पर्ल को प्रोटेक्ट कर रही होती है क्योंकि उसके साथ कई सारे सोल्जर्स होते हैं। नेडी ने 2 सोल्जर्स को बहुत ही आराम से मार दिया और पर्ल को लेकर कहीं दूर जाने लगी। लेकिन अब यहाँ गिब्सन के सामने फेंडर मौजूद होता है जो कि उससे 1-on-1 फाइट करने के लिए सामने आ चुका था। दोनों ही फाइटर्स शुरुआत में एक दूसरे से बहुत घमासान लड़ाई करने लगते हैं। उन दोनों के बीच तो बहुत ही घमासान फाइट चालू हो गई और चारों तरफ से बारिश भी हो रही थी। गिब्सन अपनी फाइटिंग टेक्निक की मदद से फेंडर को लगातार मार तो रहा था, लेकिन फेंडर इतना बड़ा और विशालकाय होता है कि वो अपने एक ही पंच से गिब्सन को काफी दूर ढकेल देता है। उसने देखते ही देखते गिब्सन को इतना घायल कर दिया था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन गिब्सन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसे आइडिया होता है कि अगर वो लड़ाई नहीं करेगा तो फेंडर उसकी बची हुई बेटी हेली और नेडी को जान से मार सकता था। यही वजह होती है कि गिब्सन चाहे कुछ भी हो जाए फेंडर से लड़ाई करना रोकता नहीं। अब उस जगह पर हेली आ जाती है जिसे कि सब कुछ याद आ चुका था। उसे ये रियलाइज होता है कि गिब्सन और वो कई सालों पहले एक फैमिली की तरह रहा करते थे, इसीलिए वो लगातार चिल्लाती रहती है और फेंडर को रोकते रहती है कि ये बिल्कुल मत करना। देखकर ऐसा लग रहा था कि फेंडर गिब्सन को जान से मारने वाला है, इसीलिए अब नेडी वहां पर चाकू लेकर आ गई। लेकिन फेंडर उसे देख लेता है और अब अपने हाथ में लिए हुए चाकू से नेडी को जान से मार देता है। रैंडी बहुत ही बुरी तरीके से वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देती है। अब फेंडर अपना वेपन लेकर बढ़ चुका था हेली की तरफ क्योंकि वो भी उसके अगेंस्ट हो चुकी थी। शायद फेंडर हेली को भी जान से मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले गिब्सन वहां पर आ गया था। उसने तो अपनी पूरी एनर्जी लगा दी फेंडर को रोकने के लिए। फेंडर ने अब अपना एक वेपन निकाल लिया जिससे कि वो गिब्सन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन गिब्सन ने किसी भी तरीके से उसे रोकते हुए उसका ही वेपन ले लिया और फेंडर के पीठ के अंदर चाकू घुसा दिया। फेंडर इससे बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं पर गिरकर अपना दम तोड़ने लगता है। गिब्सन को लगने लगा था कि फेंडर मर चुका है, इसीलिए वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। हेली अब गिब्सन के पास आकर उसके गले लग जाती है क्योंकि उसे सारी चीजें याद आ चुकी थी। वो दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे होते हैं और गले भी मिल जाते हैं। लेकिन तभी हेली ने पीछे की तरफ देखा कि फेंडर वापस से उठ चुका है और वो अब उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। फेंडर तो अब उन्हें धक्का देते हुए गिब्सन को एक दूसरी जगह पर पटक देता है। उन दोनों के बीच अब उसी चेंबर के अंदर लड़ाई होने लगी जो कि एक दूसरे को किसी भी चीज से मारते जा रहे थे। लेकिन अब नाइफ लगने के बाद फेंडर काफी घायल भी हो चुका था, जिसकी वजह से वो ज्यादा हमला भी नहीं कर पाता और गिब्सन इसी का फायदा उठाकर उसे मारता जाता है। इसीलिए अब गिब्सन फेंडर को लगातार धक्का देते हुए पीछे की तरफ ढकेल देता है जिससे कि वो नुकीले वेपन के अंदर घुस गया था और अब फेंडर की अगले ही मोमेंट में पूरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। उसने अपना वही दम तोड़ दिया था। हेली ने भी लगभग फेंडर के कई सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया होता है, यानी कि फेंडर की पूरी टीम ही फिनिश हो चुकी थी। गिब्सन अब किसी भी तरीके से बाहर की तरफ आ जाता है जहां पर हेली उसका इंतजार कर रही थी। हेली के साथ पर्ल भी वहां पर होती है जो एक साइबॉर्ग थी। लेकिन यहाँ गिब्सन काफी ज्यादा उदास हो चुका था क्योंकि इस पूरी लड़ाई में नेडी मारी जा चुकी है। वो उसकी डेड बॉडी को देखकर काफी दुखी हो गया था। लेकिन हेली और पर्ल गिब्सन को संभाल रहे होते हैं क्योंकि उनका मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उन्हें किसी भी तरीके से अटलांटा के उस डॉक्टर के पास पहुंचना था जो पर्ल के दिमाग में मौजूद उस हार्ड ड्राइव को निकालेगा जिसके अंदर वायरस का एंटीडोट मौजूद था। अब वो तीनों किसी भी तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ टाइम के अंदर उस डॉक्टर के पास पहुंच भी जाते हैं। पर्ल तो अब अटलांटा के उस साइंटिस्ट के पास चली गई थी जो उसका बेसब्री से वेट कर रहा था क्योंकि वो साइंटिस्ट पर्ल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। लेकिन पर्ल गिब्सन से कहती है कि प्लीज हमारे साथ रुक जाओ, हमें तुम्हारी आगे के मिशन के लिए जरूरत है। पर्ल अब उस वैज्ञानिक के साथ अपने लेबोरेटरी में जाने लगी जहां पर वो उसके हार्ड ड्राइव को निकालकर एंटीडोट का पता लगाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वो वैज्ञानिक काफी खुश दिख रहा होता है। यहाँ पर गिब्सन हेली के साथ नीचे की तरफ आ गया क्योंकि वही उसकी फैमिली मेंबर्स में से बची हुई होती है। लेकिन यहाँ जाकर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट जिसके पास उन्होंने पर्ल को छोड़ा था वो भी फेंडर के लिए ही काम करता था और उसके पास अब पर्ल के होने की वजह से हार्ड ड्राइव भी मौजूद होगी जिसके अंदर वायरस का एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला मौजूद था। यानी कि वो वैज्ञानिक भी अब फेंडर की इसी प्लान को कंटिन्यू करेगा और वायरस के एंटीडोट को ब्लैक मार्केट में बेचकर काफी पैसे कमाएगा। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।